गुड इवनिंग बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे हम कवर करेंगे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसका इम्पैक्ट क्या रहा यूरोप पे और दुनिया के अदर पार्ट्स के ऊपर। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वेमर रिपब्लिक क्या है, थर्ड ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, फिर नाजिज्म के बारे में और फिर हॉलोकॉस्ट के बारे में। ये मेजर टॉपिक्स है जिसको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। इसके सिवा कई सारे माइनर टॉपिक्स है उसको भी कवर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं नाजिज एंड द राइज ऑफ हिटलर से। इनके बारे में जो टर्म नाजिज्म है ये समझ लो, नाजी एक पॉलिटिकल पार्टी है। नाजी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ की? जर्मनी की, ठीक है। और उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन सब के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं नाजिज्म। आई होप कि नाजिज्म का मतलब क्या है वो क्लियर हो गया। नाजी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी पॉलिसीज, उनके फॉलोअर्स और जितनी भी चीज़ें नाजी पार्टी से रिलेटेड है उसको कहते हैं हम नाजिज्म। और इसके मेन लीडर कौन थे? हिटलर। जैसे आपने सुना होगा बीजेपी, जब भी आपने बीजेपी पार्टी का नाम सुनते हो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? मोदी जी का। सिमिलरली जब आप कांग्रेस का नाम सुनते हो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? राहुल गांधी का। उसी तरह से नाजी पार्टी की जो मेन लीडर है वो कौन है? हिटलर है। अब ये जितनी भी हिस्ट्री रही है आज तक की, और ये बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, आज से अराउंड आपके मुश्किल से 60-70 साल हुए इस इंसिडेंट को, तो बहुत पुराना स्टोरी नहीं है ये, है ना। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है ये। तो आपको ये चीज़ समझनी है इस चैप्टर के अंदर। और ये जो वर्ल्ड की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा क्रूएल हिस्ट्री मानी जाती है इस चीज़ को। ऐसा क्या है इसके अंदर वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसके इम्पैक्ट क्या रहे यूरोप के ऊपर और जर्मनी के ऊपर, ठीक है। तो जो पहला वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर का मीनिंग समझ लो क्या होता है। जब कोई वॉर बहुत बड़े लेवल पे हो तो उसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, वॉर की जब बात करेंगे तो दो कंट्री इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व होंगे, या फिर मान लो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और रशिया के बीच में। तो ये जब दो या तीन कंट्रीज इन्वॉल्व होती है तो उसको सिंपली हम वॉर कहते हैं। लेकिन जब मल्टीपल कंट्रीज और पावरफुल कंट्रीज जब इन्वॉल्व होती है तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर। अभी तक वर्ल्ड में दो बार वर्ल्ड वॉर हुआ है, एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अभी हम पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 1914 से 1918 तक रहा। ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो दो ग्रुप के बीच में हुआ। एक है सेंट्रल पावर और दूसरा है एलाइड पावर। सेंट्रल पावर्स के अंदर कौन कौन से आ रहे थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर। और एलाइड पावर्स के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएस और जापान। ये एलाइड पावर्स की तरफ थे। इसमें एलाइड पावर की जीत हो जाती है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म होता है, देखो नॉर्मली कभी भी कोई वॉर होती है ना, चाहे वर्ल्ड वॉर हो चाहे वो नॉर्मल वॉर हो, तो एक ना पीस एग्रीमेंट साइन होता है उसके बाद, या कह लो एक पीस ट्रीटी साइन होता है। तो वैसे ही जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो उसमें एक पीस ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। याद रखना, ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक है। ये क्या एक पीस ट्रीटी है जो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद साइन हुई, जिसका मकसद ये था कि आगे दोबारा वर्ल्ड वॉर नहीं हो, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ यूरोप का, पार्टिकुलरली यूरोप के अंदर जर्मनी का। और इस तरह से इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर हमें देखने को मिला, ठीक है। अब वो क्या क्या रहा वो हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर एक चीज़ थी कि यूरोप ना पूरी दुनिया को लोन देने के लिए जाना जाता था। मतलब यूरोप क्या था? यूरोप ये लार्जेस्ट क्रेडिटर्स हुआ करता था। क्रेडिटर्स मतलब दुनिया भर में जिस भी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती थी, मैक्सिमम लोन कौन कॉन्टिनेंट दिया करती थी? वो यूरोप। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो क्रेडिटर से क्या बन चुका था? डेप्टर्स बन चुका था। कहने का मतलब पहले कर्ज दिया करता था और अब उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब उसको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, अपनी कंट्रीज़ को चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? लोन लेना पड़ रहा है। तो
क्रेडिटर्स से क्या चेंज हो गया, डेप्टर्स में। तो ये एक हमें चेंज देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। दूसरा, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज, देखो यूरोप की जो, देखो यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, ये जो मैक्सिमम कंट्रीज है ना, ये सब यूरोपियन कंट्रीज है। और ऑब्वियस बात है, जब कोई कंट्री हार जाती है या नॉर्मली कोई लड़ाई में हार जाती है, तो वो कहीं ना कहीं बदला लेना चाहिए। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, उसके अंदर एग्रेशन आ गया और उन्होंने जो है मतलब एक तरह से कह लो ठान लिया कि हमें जो है बदला लेना है। किससे? यूएस से बदला लेना है, जिसने उनको डिफीट किया, मतलब एलाइड पावर से उन्हें बदला लेना था। इसलिए जो पॉलिसीज अडॉप्ट की कंट्रीज ने वो बहुत एग्रेसिव था, जो हमें मेनली जर्मनी के केस में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नॉर्मली क्या चेंज देखने को मिला है, एक जो सोल्जर्स होते हैं, नॉर्मली क्या सिटीजन्स है, सारी चीज़ें जो आप जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कंट्री के अंदर, वो किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे अब क्या होने लगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहाँ पे जो ज़्यादा प्रेफरेंस है या फिर ज़्यादा वैल्यू, एक तरह से कह लो कि जो सारी पॉलिसीज जो थी कंट्री की, वो किसकी तरफ हो गई, वहाँ के सोल्जर्स की तरफ हो गई, वहाँ की आर्मी की तरफ हो गई। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उनको प्रिपेयर करना है किसके लिए, बदला लेने के लिए, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उनकी डिफीट हुई है, उसका बदला लेने के लिए उसको तैयार कर रहे थे। तो एग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट किया जा रहा था, जिसमें सोल्जर्स को जो है क्या नाम कहते हैं, ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा था। जो उनकी वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको बहुत ज़्यादा हीरोइज्म की तरह दिखाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एग्रेशन पैदा किया जा रहा था कि वो जो है आगे लड़ाई में इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो पूरी चैप्टर इससे रिलेटेड है, वो है कि इसका इम्पैक्ट जर्मनी के ऊपर क्या पड़ा। यूरोप के ऊपर तो पड़ा ही, लेकिन खास तौर से जर्मनी के ऊपर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, जब वॉर में जो हार जाता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट तो करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो जर्मनी है, जर्मनी की पहले देखो कॉलोनीज आपने पढ़ा होगा, मतलब जब पहले के टाइम में क्या था, जैसे इंडिया है, इंडिया के ऊपर किसका रूल था, ब्रिटेन का। तो इंडिया क्या कहलाएगी, ब्रिटेन की कॉलोनी कहलाएगी। उसी तरह से जर्मनी के कंट्रोल में बहुत सारी कंट्री थी, तो वो सारी जो कंट्री जो उनके कंट्रोल में थी जर्मनी के, वो उसके हाथ से चला गया। उसकी बहुत सारी जो टेरिटरीज हैं उसको ले लिया गया। उसके साथ साथ डीमिलिटराइजेशन, डी मिलिटराइजेशन, इसका मतलब जो मिलिट्री जो रखती है, जो आर्मी रखने की जो पावर थी, वो कहा, क्योंकि आप जो है वॉर में इन्वॉल्व हुए जर्मनी, तो इन्होंने कहा कि आपको डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि अब आप आर्मी नहीं रख सकते हो। साथ साथ जो है जितनी भी जो कहा कि वॉर के लिए देखो सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन सबसे बड़ा गिल्ट किसे दिया गया, कि जो मेन वॉर है वो किसकी वजह से हुआ, जर्मनी की वजह से हुआ। उसके साथ साथ कि इन्होंने इसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, एक पूरी कंट्रीज ने, ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंदर ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, जर्मनी के लिए या पूरे यूरोप के लिए। ये जर्मनी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंदर आता है। अगर आपको आता राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, तो ये सारी पॉइंट्स उसके अंदर लिखे जाएंगे। तो ये क्या है, उसको कहा गया कि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो इसलिए आपको 6 बिलियन पाउंड्स जो है क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। फिर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। देखो अब जब हार गए तो जाहिर सी बात है, आपकी आपके ऊपर जो सामने वाला जो जीत गया वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो जो इंपॉर्टेंट जगह थी ना जर्मनी की, जैसे सार, राहिनलैंड, ये वो रीजन्स है जर्मनी की जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे। तो इनको क्या किया, इनको कंट्रोल कर लिया। किसने? जो भी एलाइड कंट्रीज थी, उन्होंने उनसे ये सारी चीज़ें छीन ली। तो कहने का मतलब आप देख सकते हो कि जर्मनी की सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कहीं न कहीं आप देखो वॉर से, तो आपको पता चलेगा जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया, है ना? कि मतलब वॉर में जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लेम किसको हुआ? जर्मनी को हुआ। पे किसको करना पड़ा है? जर्मनी को। और जितनी भी उनके रिसोर्स किसके लिए जा रहे हैं? जर्मनी के। तो कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा किसको? जर्मनी को, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया। देखो ये मेनली चैप्टर किससे रिलेटेड है? जर्मनी से रिलेटेड। ये अपने ज़हन में डाल लो। हम जब बात करें नाजिज्म की, नाजी पार्टी की, ये कहाँ की पार्टी है? जर्मनी की। तो ये पूरा चैप्टर जर्मनी के ऊपर है, इसलिए हम सारी चीज़ें जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द वेमर रिपब्लिक। तो ये जो है वेमर रिपब्लिक क्या है? देखो अब वॉर हो गया। देखो जिस वक्त वॉर हो रहा था ना, उस वक्त जो है यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं थी,
कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर जो है, जैसे हमने पढ़ा था फ्रांस के अंदर जो है डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसी तरह से यहाँ पे भी डायनेस्टी का रूल था और उसके बाद जो उसकी पावर खत्म हो गई। अब हुआ क्या कि एक कहा गया कि अब क्या करना है कि अब ये चीज़ दोबारा नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो, तो इसके लिए हमें डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहिए, रिपब्लिक कंट्री को रिपब्लिक बना देना चाहिए। तो इसकी वजह से एक सिटी है जर्मनी के अंदर, इसका नाम है वेमर। वेमर नाम है। तो वेमर रिपब्लिक नाम की जो है, क्या नाम की, वेमर सिटी के अंदर एक नेशनल असेंबली बनती है, जो क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ से डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी को लेके आएंगे, और इस असेंबली का नाम क्या रहा, वेमर रिपब्लिक। ठीक है, ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ, क्या, वेमर रिपब्लिक। ठीक है, और 1919 में स्टार्ट हुआ, और ये कब तक रहा, ये रहा आपका 1933 तक। मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो जर्मनी के अंदर रूल किसका था, पावर किसका था, पावर किसके कंट्रोल में थी, वेमर रिपब्लिक के अंदर। और ये किस तरह का सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहते थे, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे जर्मनी के अंदर, रिपब्लिक लाना चाहते थे। और ये 1919 में एस्टेब्लिश हुआ और 1933 तक रहा। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है किसके बारे में, आपकी वेमर रिपब्लिक के बारे में। अच्छा, अब जब वेमर रिपब्लिक पावर में आ गई, जब नेशनल असेंबली वहाँ की इलेक्ट हुई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर के बेसिस पे इलेक्शन हुआ, फिर जैसे ही वेमर रिपब्लिक पावर में आ जाती है तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो, अब क्या, जब आप भले ही डेमोक्रेसी में चेंज हो जाओ, लेकिन हर इंसान तो चेंज नहीं होता ना। कुछ लोग तो अभी भी क्या कंजर्वेटिव है, तो उस केस के लिए क्या हुआ, अब वहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स या कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े किसको, वेमर रिपब्लिक को। पहला, ट्रीटी बर्डन। आपने देखा, अभी मैंने डिस्कस किया वर्सेलिस ट्रीटी। तो वर्सेलिस ट्रीटी के अंदर हमने क्या देखा कि कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा जर्मनी को। जर्मनी के ऊपर था कि 6 बिलियन जो कंपनसेशन है वो आपको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये ब्लेम किया जा रहा था कि आपने इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को क्यों एक्सेप्ट किया। वेमर रिपब्लिक से कहा जा रहा है, जब ये हमारी कंट्री के लिए ह्यूमिलिएशन है, हमारी कंट्री के ऑनर के अगेंस्ट है, तो आपने इसको क्यों एक्सेप्ट किया। तो इसके लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था वेमर रिपब्लिक को। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई थी। आप खुद सोचो, अभी आपकी कंडीशन खुद ही अच्छी नहीं है, अभी आप वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके वॉर में खर्च हो गए, और अभी सामने वाली कंट्रीज जो है वो आपको कह रही है 6 बिलियन पैसे आपको और पे करने हैं, ऊपर से आपके ऊपर कई सारे लोन है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई। इसकी वजह से क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है कब, 1923 के अंदर। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली है महंगाई। जब महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जब भी इन्फ्लेशन होती है ना, तो जो करेंसी की वैल्यू होती है बहुत कम आती है। फॉर एग्जांपल, जब कोई चीज़ नॉर्मल दिनों में, जब कोई चीज़ 10 रुपए की खरीद रहे हो, जब इन्फ्लेशन होगा तो वो क्या होगा, वही चीज़ आपको 15 रुपए की मिलने लगी। तो आप गौर से देखो, पहले 10 रुपए की चीज़ मिल रही थी, अब वही चीज़ 15 रुपए की मिल रही है। तो हम कह सकते कहीं ना कि करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, क्योंकि वो सामान जितने पहले का मिल रहा था उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसकी मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। तो ये चीज़ समझ लो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। अच्छा, ये मार्क जो है ना, मार्क करेंसी है, उस वक्त करेंसी थी इसकी, जर्मनी की। तो आपको ये देखना है, जो एक, अब देखो, कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं करेंसी को तो डॉलर से करते हैं ना। तो यूएस डॉलर, 1 US डॉलर की इक्वल, जो मतलब देखो, अब जैसे इंडिया के अंदर अभी 1 डॉलर जो है वो 80 रुपीज़ के इक्वल है। तो उस वक्त देखो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन था कि उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब 1 डॉलर 1 ट्रिलियन मार्क्स के, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन मार्क्स के इक्वल है सिर्फ 1 डॉलर। तो समझ सकते हो कंट्री की इकोनॉमी कैसी होगी। अब उसमें क्या था, आप ये वाली पिक्चर देख लो, इसके अंदर क्या है देख लो। ये लोग जा रहे हैं एक ब्रेड खरीदने के लिए, मतलब अगर आप एक ब्रेड खरीदने जा रहे हो तो आपको कई सारे बैग्स लेके जाने पड़ रहे हैं पैसे के। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, क्योंकि वो मान लो कि जैसे मैंने कहा 1 US डॉलर से क्या है, 1 ट्रिलियन, 1 US डॉलर के कंपैरेटिव जो इसकी जर्मनी करेंसी वो कितनी है, 1 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है आपको कम पैसे में नहीं मिलेगा। तो एक नॉर्मल ब्रेड लाने के लिए लोग देखो बैग्स लेकर जा रहे हैं, 2-2 3-3 बैग लेकर जा रहे हैं, किसके लिए, आपके इसके लिए, कि वो जो है कुछ सामान जो है बेसिक चीज़ें खरीद सके। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक और चैलेंज जो हमें इसके सामने देखने को मिलती है,
वो है ग्रेट डिप्रेशन का, जो हम आगे पढ़ेंगे 1930s में। एक आता है पॉलिटिकल वायलेंस। देखो, एक हमने देखा ट्रीटी को लेके ब्लेम किया जा रहा था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को लेके। फिर हमने देखा इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। तीसरी चीज देख रहे हैं हम पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। क्या कहने का मतलब है कि जो नाजी है ना, नाजी पार्टी और कम्युनिस्ट स्पार्टिस्ट लीग, मतलब जो कम्युनिज्म के अंदर बिलीव करते। अच्छा, एक और चीज बतानी है, जो वेमर जो रिपब्लिक है ना, इसके जो फॉलोवर है वो कौन है? डेमोक्रेट्स होंगे, है ना, ये होंगे डेमोक्रेट्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। और दूसरे थे सोशलिस्ट। ये दो लोगों का ग्रुप था जो नॉर्मली इसमें जो लोग थे वो इन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। तो ऑब्वियस बात है कम्युनिस्ट एक अलग आइडियोलॉजी है, तो कम्युनिस्ट स्पार्टिस्ट लीग जो है वो इनके अगेंस्ट थी। सिमिलरली नाजी जो हिटलर की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट में थी, और काफ़ी इन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा। ठीक है, और फाइनली वो सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे नाजी पार्टी को मौका मिलता है कि वो पूरे जर्मनी के ऊपर रूल करें। तो वो है कौन सा? वो है आपका 1930s का ग्रेट डिप्रेशन। देखो, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कहीं की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ें चल रही है किसी कंट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें क्या होती है? अनबैलेंस हो जाती है। अब इम्बैलेंसेस की वजह से क्या होता है? पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें क्या हुआ, 1929 से स्टार्ट हुआ ये डिप्रेशन, और ये ऑलमोस्ट 1939 तक रहा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो 1929 से 1932 का पीरियड है, ये पीरियड में हमें ज़्यादा पीक पे देखने को मिलता है क्या? ग्रेट डिप्रेशन। अब एक है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। आपको इतना नहीं पढ़ना, बस समझ लो कि जब भी कभी कोई स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जो 1929 है उसके अंदर क्या हुआ? वॉल स्ट्रीट क्रैश कर दिया। एक स्टॉक मार्केट थी जो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका स्टॉक मार्केट है। 6 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई। 20% प्रोडक्शन के अंदर कमी आ गई। सिमिलरली, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा? जर्मनी के ऊपर। क्या था कि जर्मनी के अंदर फैक्ट्रीज बंद हो गए, एक्सपोर्ट्स सही से नहीं हो पा रहे थे, फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, एक टर्म है ये प्रोलिटेरियनाइजेशन। ठीक है, अब वहाँ की जो मिडिल क्लास थे ना, जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, जब वहाँ की इकोनॉमी ख़राब हो गई, तो वहाँ की जो मिडिल क्लास थे, या कह लो जो थोड़ी रिच क्लास, जो अच्छी क्लास है वहाँ की, वो जो अच्छे लोग हैं या पढ़े लिखे या जो पैसे वाले लोग हैं, उनको ये डर लगने लगा कि यहाँ पे प्रोलिटेरियनाइजेशन ना आ जाए। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोलिटेरियट का मतलब होता है वर्किंग क्लास। प्रोलिटेरियट का मतलब होता है वर्किंग क्लास। तो उन्हें लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कंट्री के अंदर कि हम भी उन्हीं में काउंट होने लग जाए। किसके अंदर? कि हम भी जो वर्किंग क्लास के अंदर काउंट हो जाने लगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और उसी तरह से जो क्या नाम कहते हैं, अब इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि अगर अब देखो, जब होता है क्या, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो आपको होप की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसा उम्मीद दिख जाए, कोई ऐसा दिख जाए जो हमारी सुने, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो उस वक्त कौन आते हैं? उस वक्त आते हैं आपके हिटलर चाचा। ठीक है ना। अब ये जो हिटलर है ना, अब यहीं से हिटलर की कहानी स्टार्ट होगी। अभी देखो, पूरी तरह से इकोनॉमी डिसरप्ट हो गई है। किसकी? जर्मनी की। और हिटलर कहते देखो आप हमें मौका दो, हम इस चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे, हम इस चीज़ को बेहतर करेंगे। इसकी वजह से हिटलर जो है पावर में आते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा एडोल्फ हिटलर के बारे में, और नाजी पार्टी कैसे पावर में आते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे हिटलर के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो बर्थ है वो कब हुआ? 1889 में। 1889 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के अंदर। एक यूरोप की एक कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक आर्मी मैसेंजर की तरह इन्होंने काम किया, मतलब जो आर्मी होता उनको मैसेज पहुंचाने का काम किया। ठीक है, जब जर्मनी की हार हुई तो इससे ना वो काफ़ी घबरा गए, मतलब उन्हें यकीन नहीं था कि जर्मनी हार जाएगी इस लड़ाई के अंदर। एक ये हुआ। दूसरी चीज़, जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा फ्यूरियस हो गए। ये और ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गए, या फिर इनको लगा कि नहीं, अब तो हमें बदला लेके रहना है, इस टाइप से। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसको जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है और जो जर्मन की डिफीट है, कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करती है हिटलर को इतना क्रूअल लीडर बनाने में। ठीक है,
और उन्होंने क्या किया फिर आगे, एक पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। कब? 1919 में। देखो 1919 में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, उसके बाद इन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये पार्टी का नाम बाद में, और अच्छा देखो, पहले इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया एज ए मेंबर की तरह, बाद में इस पार्टी को कंट्रोल कर लिया। किसने? हिटलर ने। मतलब एक पहले पार्टी मेंबर थे, अब ये पार्टी के हेड हो गए, कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद इस पार्टी का नाम चेंज करके रख दिया नेशनल सोशलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये नाम रख दिया इसका। ठीक है, किसने? हिटलर ने। और इसी पार्टी को बाद में एक पॉपुलर नाम से जानते हैं, जो कि मैंने अभी क्लास के पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया, जिसका नाम क्या था? नाजी। आई बात समझ में? नाजी पार्टी का ओरिजिनल नाम क्या था? जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, अब इन्होंने, ऐसा नहीं है, 1930s तक इन्होंने बहुत कोशिश की पावर में आने की, लोगों को बहुत भड़काने की कोशिश की, रेडिकलाइज करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। मतलब ये लोगों की सपोर्ट नहीं मिल पाई 1930s तक। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही 1930s का टाइम आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम आता है, तो एक अच्छा चांस होता है, और उसको इन्होंने एक एज अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं, और यहाँ से 1933 में फाइनली ये क्या करते हैं, जो वेमर रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ था उसको पावर से हटाने के बाद जो है नाजी पार्टी पावर में आ जाती है, और इनका जो रास्ता है वो कैसा होता है? डिक्टेटरशिप वाला, है ना? डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है कि नॉर्मली आप तानाशाही कह लो, कि जो मन में चाह रहा वो करोगे, इस टाइप का। पहले डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश किया किसने? वेमर रिपब्लिक ने, लेकिन अल्टीमेटली उसको हरा दिया गया, उसको हटा दिया गया पावर से, और अब 1933 में नाजी पार्टी के पास पावर आ गई। ठीक है, और इन्होंने वादा किया, क्या वादा किया? कि हम जो है इसको बेहतर बनाएंगे, जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करेंगे, लोगों को जॉब देंगे, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। एट द सेम टाइम कि जो हमारे साथ गलत हुआ है, जो एलाइड पावर्स ने हमारे साथ गलत किया, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम उसका बदला लेंगे। जर्मनी की इज्जत को दोबारा फिर से, जो उसकी ऑनर है उसको फिर से रिगेन करेंगे। और ये काफ़ी ना एक अच्छे स्पीकर थे, तो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया इन सब चीज़ों से। और फाइनली हुआ क्या? एनेबलिंग एक्ट 1933 के अंदर आया, जिससे इन्होंने पूरी तरह से पावर में आ गए। कौन? जो हिटलर है, मतलब कि नाजी पार्टी। और इसके बाद इस एक्ट के थ्रू इसको खूब पावर मिला, मतलब अनलिमिटेड पावर, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं, एब्सोल्यूट पावर मिला। इन्होंने क्या किया? सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दी। क्यों? कौन है डिक्टेटर? आपको पता है, डिक्टेटर जो मन चाहे वो करता है, उसके लिए क्या सही क्या गलत है वो मायने नहीं रखता। जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी उसको खत्म कर दिया, इकोनॉमी इनके हिसाब से चल रही है, मीडिया इनके हिसाब से चल रही है, जुडिशरी इनके हिसाब से चल रही है, मतलब कोर्ट वगैरह सारी चीजें इनके कंट्रोल में आ गई। तो कह सकते हैं ओवरऑल जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो हिटलर है उसको पावर आने में, पावरफुल बनाने में, या फिर नाजी पार्टी को पावर आने में हेल्प किया। और इस तरह से जो है नाजी पार्टी के पास पावर आता है, और फिर हम देखेंगे क्या होता है ना। तो जो नाजी पॉलिसीज है, और क्या नाम कहते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो जो नाजी कह रहे, जो नाजी पॉलिसीज मतलब नाजिज्म की बात करें, है ना, तो उसमें इन्होंने कहा कि देखो, ऐसा नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया, कि बस ऐसे ही बस बतौलेबाजी करते रहे, इस तरह से नहीं, इन्होंने काम किया, है ना, जेन्युइनली काम किया। लेकिन इनका जो काम था, या फिर जो भी चीज़ें हमें इम्प्रूवमेंट दिख रही थी जर्मनी के अंदर, जो उनकी सिचुएशन खराब थी, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म था। क्योंकि ये सिर्फ अभी देख रहे थे कि हमें, इनके जहन में एक ही था कि हमें क्या करना है, हमें जर्मनी के ऑनर को रीगेन करना है और एलाइड पावर्स को हराना है, ये इनके जहन में। ठीक है, तो इन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक इकोनॉमी से सेट करके, अब ये जो है, ये क्या करते, इनके हाथ में इन्होंने पूरी दे दी कि आपको इकोनॉमी को रिकवर करना है, मतलब फिर से इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर बनाना है। और वो किससे? स्टेट का फंड यूज करना है, मतलब प्राइवेट कंपनीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हर चीज पे किसका कंट्रोल रहेगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है आपको, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। ठीक है, ये जो ये ना, जेलमर जेलमर सेचेट है ना,
जेलमर सेचेट, ये इकोनॉमिस्ट है जिसके अंदर ये कहा गया कि आपको ये सारी चीजें देखनी है, इकोनॉमी को रिकवर करना है। फिर एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, है ना। मैंने कहा था कि सारी कंट्रीज हमने एक चीज देखने को मिलती है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, एग्रेसिव पॉलिसीज वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अडॉप्ट किया। तो मेन उसके अंदर कौन है, जर्मनी। अब देखो लीग ऑफ नेशंस, आपने यूएन के बारे में सुना होगा, तो यूएन का एक पुराना नाम है लीग ऑफ नेशंस, ठीक है ना। तो लीग ऑफ नेशन का जो काम है वर्ल्ड के अंदर पीस स्टैब्लिश करना है, लेकिन इसको तो पीस चाहिए ही नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर लिया। इन्होंने पावर धीरे धीरे गेन करना स्टार्ट किया। राइनलैंड याद है, जो मतलब अच्छी रिसोर्स वाली रीजन्स थे जर्मनी के, जो एलाइड कंट्री ने वॉर के बाद उनसे छीन लिया था, उसको इन्होंने फिर से रीऑक्युपाई कर लिया। इन्होंने ऑस्ट्रिया को, जर्मनी को जो है क्या किया, एक समझा। कौन सी, एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी कह लो पॉलिसीज बनाई या फिर ऐसे प्रोपेगेंडा बनाए जिससे लोग अट्रैक्ट हों। जैसे यहाँ पे देखो, ये है वॉक्स वैगन, आपने देखा होगा इस तरह का सिंबल बना होता कार के ऊपर, ये है वॉक्स वैगन का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, योर वॉक्स वैगन, ये इनका टैक्टिक्स है, ये प्रोपेगेंडा है, और क्या लगता है, ये स्ट्रेटेजी है कैसे लोगों को अपनी तरफ माइल किया जाए। तो इन्होंने क्या, अब देखो योर वॉक्स वैगन, इसका मतलब क्या है कि हर कोई वॉक्स वैगन खरीद सकता है। तो इस तरह से लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए इन्होंने कई सारी पॉलिसीज जो है अडॉप्ट की। इसी तरह था टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, देखो अब इनको रिसोर्स चाहिए थे, तो इन्होंने अपना जो कह लो एक तरह से जो टेरिटरी है ना, उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब धीरे धीरे इनके पास पावर आ रहा था, तो कंट्रीज जो आसपास की जो कमजोर कंट्रीज है उसके ऊपर रूल करके उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। और साथ साथ जो एक पैक्ट भी साइन किया इन्होंने, जिसको कहते हैं ट्राईपार्टाइट पैक्ट, इटली और जापान के साथ 1940 में। तो याद रखना, ट्राईपार्टाइट पैक्ट किसके साथ हुआ, इटली और जापान, और तीसरा जर्मनी के बीच में 1940 के अंदर। और फिर यहाँ से वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया 1939 में, ठीक है, जिसमें इन्होंने पोलैंड को क्या किया, पोलैंड को कंट्रोल कर लिया। उसके साथ साथ जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, इसके साथ जो है वॉर स्टार्ट हो गया। और इनिशियली यूएस इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन यूएस का एक बेस है, बेस कहते हैं नॉर्मली जहाँ कैंप वगैरह लगा होता है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, उसे हम कहते हैं बेस कहते हैं, नेवल बेस कहते हैं, नॉर्मली सिंपली बेस कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो जर्मनी है, जर्मनी ने अटैक कर दिया यूएस के पर्ल हार्बर के ऊपर, ठीक है। ये काफी बड़ा नेवल बेस था वहां का। इसके इनिशियली यूएस अपने आप को दूर रखा था इससे क्या नाम कहते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उससे दूर रखा था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब स्टार्ट हो चुका है, जैसे ये पावर में आ गया धीरे धीरे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है अब। और यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने स्टार्ट किया, पोलैंड को पहले कंट्रोल में लिया अपने, फिर फ्रांस से लड़ाई लड़ी, फिर इंग्लैंड से, और फाइनली जो है इस तरह से वॉर स्टार्ट हो गया। और यूएस ने अपने आप को दूर रखा था, लेकिन जैसे ही पर्ल हार्बर पे इसने अटैक किया जर्मनी ने, वो फिर से वॉर में इन्वॉल्व हो गया। और फाइनली जो है जब 1945 में यूएस ने एटॉमिक बम गिरा दिया किसके ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की दो सिटी के ऊपर, उसके बाद जो है इस वॉर को रोका गया, ठीक है। तो अब हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दो ग्रुप्स थी, है ना। एक का नाम है एक्सिस पावर, एक को कहते हैं एलाइड पावर। जो वर्ल्ड वॉर हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जब बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सेकेंड में दो है, एक तरफ एलाइड पावर्स और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स, है ना, एक्सिस पावर्स, इनके बीच में ये लड़ाई हुई। एलाइड पावर्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी, यूके मतलब ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की, फ्रांस, उसके बाद आपका रशिया, यूएस, ठीक है। दूसरा एक्सिस पावर्स, जहां पे मेन ऑब्वियस बात है जर्मनी, इटली और जापान, इनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। कब हुआ, 1939 में स्टार्ट हुआ और 1995 में एंड हुआ। और इस स्टार्ट की शुरुआत किसने की, ऑब्वियस बात है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एग्रेशन था, डेट वॉज द जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर।
ठीक है। अच्छा, जब हम नाजिज्म की बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर नाजी की आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है। नाजी की आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है, जिसके अंदर है कि उन्होंने दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखा। उन्होंने कहा कि यार क्या सही है क्या गलत है नहीं है। उन्होंने एक थ्योरी दी रेस के ऊपर। उन्होंने कहा जो है वो रेस है। रेस क्या होता है, ये दौड़ की बात नहीं हो रही। रेस का मतलब वो होता है आपकी ओरिजिन कहाँ से, मतलब आपके बाप दादा इनकी ओरिजिन कहाँ से है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो कब से चलती आ रही है। इसके साथ साथ आपका रंग कैसा है, आप दिखने में कितने अच्छे लगते हो, ठीक है, कि आपकी आँख कितनी खूबसूरत है, चेहरा कितना अच्छा है, आप उसके साथ कितने मजबूत हो। बहुत सारी चीज़ें आती है। रेस कहने का मतलब कि आपको इस परफेक्शन के ऊपर, इन्होंने कहा जो परफेक्ट है सिर्फ उसी को जीने का हक है, बाकी किसी को जीने का हक नहीं है। तो इन्होंने एक रेशियल सिस्टम अडॉप्ट किया, इनकी फिलॉसफी में थी रेसिज्म का, जिसमें इन्होंने कहा कि जो बेस्ट क्रिएशन होगा गॉड का वही सर्वाइव करेगा, बाकी दूसरे सर्वाइव नहीं करेंगे। जिसके एग्जाम्पल एक तो है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। मेन ये थे, इन्होंने कहा कि सबसे बेहतर यही है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। अदर यूरोपियंस, मतलब सबसे टॉप पे किसको रखा रेशियल सिस्टम में, जो इनकी जो फिलॉसफी थी रेस का जो आइडियोलॉजी था, उसमें सबसे पहले कौन आते, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है, जो एकदम टॉप पे होंगे। उसके बाद आते हैं अदर यूरोपियंस, है ना, लेकिन ये भी इन्फीरियर है, मतलब आर्यंस के कंपैरेटिव अच्छे नहीं है या फिर उनसे बुरे हैं, उनके जैसे नहीं है, सिंपली कहने का मतलब। और फिर जिसको कहा गया अनडिजायरेबल, ठीक है, जिसको कहते हैं स्लेव्स और रोमानी। इन्होंने कहा कि इनकी जरूरत है ही नहीं, इन्हें अपनी कंट्री से बाहर निकाल दो, ठीक है, अनडिजायरेबल है, ये इनके लिए कंट्री नहीं है। जो है हम इस कंट्री को एकदम पाक साफ बनाना चाहते हैं, और उसमें वही रहेगा जो एक अच्छे रेस से, जिसकी ओरिजिन अच्छी है, जो दिखने में अच्छा, ओवरऑल जिसकी रेस अच्छी है, वो वही जो है क्या नाम है जर्मनी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, उसके सिवा नहीं कहेगा। उसको अनडिजायरेबल कहा गया। और एक लास्ट ऑर्डर में रखा किसको, ज्यूज को। ये इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा ज्यूज को। और उन्होंने कहा इसको तो खत्म ही कर देना चाहिए, मतलब इस रेस का दुनिया में, इस रेस की एग्जिस्टेंस होनी ही नहीं चाहिए, इसको खत्म कर दो। तो ये किसकी, ये जो रेसिज्म की आइडियोलॉजी है, ये किसकी थी, ये हिटलर की थी और नाजी पार्टी की, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने देखो हम पढ़ते हैं ना डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, हम यही पढ़ते हैं कि हर एक इक्वल है, हमको इक्वल या सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो नाजी कहते नहीं भाई, नाजी का एक रेशियल हायरार्की है, मतलब रैंकिंग है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सब इक्वल नहीं हो सकते। इनका ये मानना था जो सबसे बेस्ट होगा वही फिट होगा, मतलब जो स्ट्रांग होगा वो दुनिया को डोमिनेट करेगा, और जो वीक होगा उसको पनिश किया जाएगा। कहा कि पूरी कंट्री के अंदर जो डोमिनेट होगा, ठीक है, जो पावरफुल होगा वही डोमिनेट करेगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, बाकी जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं स्यूडो साइंटिफिक आइडियोलॉजी, ठीक है ना। देखो अब इनको कहने, अच्छा ये अनडिजायरेबल्स जो इनको ये कहते थे, जिन्हें कहते थे ये रहने का हक नहीं, उनके अंदर कौन कौन थे, ज्यूस हो गए, जिप्सीज हो गए, ब्लैक्स, फिजिकल। अच्छा एक और चीज देखो, कुछ जो है कास्ट को या कुछ रेस को तो इन्होंने कहा कि इनको नहीं रहना। पता है वो लोग जो हैंडीकैप्ड है, मतलब मान लो कोई लंगड़ा इंसान है, या फिर कोई किसी का आंख सही नहीं है, कोई बहरा इंसान है, तो कहते थे ये भी बेकार है ना, कि ये भी क्या उनका था कि सब परफेक्ट लोग ही रहेंगे, तो कहे कि ये भी अनडिजायरेबल है ना। तो जो भी फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है उनको भी क्या कहा गया, उनको भी सिस्टमेटिकली क्या किया गया, प्रोसिक्यूट करते हैं, उसे मार दिया गया, ठीक है, जब नाजी पावर में आ गए। ये चीज समझ में आई। और एक और चीज कि इन्होंने इस चीज को किससे, इन्होंने कहा कि देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ कि जो टॉप रेस पे है उसी को जिंदा रहने का हक है। इनका ये था कि नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो रेस के रैंकिंग में टॉप पे आएगा वही जिंदा रहेगा। इन्होंने चार्ल्स डार्विन आप लोगों ने नाम सुना होगा साइंस के अंदर। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर काम किया, कि कैसे जो है लोगों का इवॉल्वमेंट हुआ, ठीक है, कैसे जो है लोग सरवाइव किए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारी पॉपुलेशन, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लांट जो है दुनिया के अंदर आए, बहुत सारी पॉपुलेशन दुनिया के अंदर आई,
लेकिन सरवाइव वही की जो उसने नेचर को क्या किया, नेचर को एडेप्ट किया। कहने का मतलब जो नेचर के अंदर फिट हुआ वही सरवाइव हुआ। तो ये इसी से अपना आइडिया लेते थे, ये अपने जो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसी को जस्टिफाई करते थे इसी से कि क्या नाम कहते हैं आपका, कि जिंदा वही रहेगा जिसको जो सरवाइव कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखो, ये सारी चीजें नेचुरल थी, है ना, कि जो नेचर मान जो 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 नेचर कुदरत ने बनाई उसमें जो फिट हो पाया वो जिंदा रहा, उसके सिवा नहीं रह पाया। इसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन थोड़ी है। अब ऐसा थोड़ी कि कोई अगर मान लो कि जिंदा नहीं कोई सरवाइव नहीं कर पा रहा, मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा, कि कोई अगर दुनिया के अंदर आया है तो आप उसको मार के खत्म कर दो क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर पाए, इसकी पुरानी जनरेशन सरवाइव नहीं कर पाई, इसलिए तो नहीं करोगे। ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है कि नेचुरली हम देख रहे हैं क्या, कि नेचर के अंदर जो फिट हो पाया, जो नेचुरल जो क्लाइमेट है या नेचुरल जो इन्वायरमेंट है जो उसके अंदर फिट हो पाए वो सरवाइव हुआ। तो इसमें ह्यूमन का रोल क्या है, मतलब हम थोड़ी कह सकते कि तुम इसमें सरवाइव कर, इसमें फिट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते ना। ये चीज चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इसको गलत तरीके से क्या क्या इंटरप्रेट किया, मतलब मिस इंटरप्रेट किया चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए। अच्छा, अब साथ साथ देखते हैं नाजिज्म, जब नाजी पार्टी पावर में आई तो इन्होंने एजुकेशन को भी ना एक अलग रुख दिया। मतलब एक नॉर्मली क्या होता है, पढ़ते लिखते हैं, नॉर्मली कहेंगे जब किसी कंट्री के अंदर इस तरह सिचुएशन होगी तो हम कहेंगे नहीं पढ़ लिख ले, है ना, डेमोक्रेसी आएगी, हम चाहेंगे कि दोबारा वॉर नहीं हो, हम अपनी जनरेशन पे एक अच्छी तालीम देंगे। लेकिन ये भाई साहब बहुत अलग थे, इनका ये था ही नहीं। इन्होंने क्या किया, इनका ये था सबसे पहले तो इन्होंने जैसे ही पावर में स्कूल वगैरह को साफ किया, धो वगैरह दिया अच्छे से। इन्होंने कहा कि पहले तो स्कूल को पाक करना है, प्योर करना है। क्यों? क्योंकि अंदर यहाँ पे ज्यूस भी थे, ज्यूस जिसको वो कहते थे बॉटम है, जैसे कास्ट सिस्टम होता है ना, शुद्राज जो दलित वगैरह होता है उसको अच्छे ट्रीट नहीं करते, सेम वैसे ही ये ज्यूस के साथ करते थे, ये कहते थे ज्यूस है। तो पहली बात तो स्कूल्स के अंदर जो ज्यूस टीचर्स थे उनको क्या किया, उनको निकाल दिया गया। साथ साथ जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस है, देखो मतलब जो कोई बच्चा लंगड़ा है या फिर मान लो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, उसको स्कूल से ही बाहर निकाल दिया। रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब जिसमें रेस के बेसिस पे चीजें बताई जाए, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कौन जो है नेचर में फिट होगा नहीं होगा, ये चीज पढ़ाई जाने लगी। जो डार्विन है, स्पेंसर है जिसका मैंने नाम लिया, इनको मिसयूज किया गया, इनकी आइडियाज को, किसके लिए, अपनी बात को सही करने के लिए। कहा गया कि डेमोक्रेसी खराब चीज है, वायलेंस अच्छी चीज है। आई बात समझ में, कि मतलब क्या कि डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेसी खराब है, वायलेंस अच्छा है, इसको हमें वायलेंस को प्रमोट करना चाहिए, मैन वो होता है जो वायलेंट होता है। तो इस तरह के आइडियाज को जो हिटलर और जो नाजी है, नाजी पार्टी ने प्रमोट किया, ठीक है। अब एक और आता है, यहाँ पे वुमेन की कंडीशन क्या थी, है ना, एक वुमेन का एस्पेक्ट देखना है। तो एक दो कल्ट ऑफ मदरहुड, है ना। अब देखो इन्होंने कहा कि देखो ये जो फिलॉसफी है ना, कि जो मेल है और फीमेल है दोनों इक्वल है तो उनके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है ना। इनका मानना है कि मेल और फीमेल इक्वल नहीं है भाई, दोनों के अलग अलग काम है, दोनों मेल और मेल डोमिनेंट होता है, फीमेल जो है जैसे जो मेल है वायलेंट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और फीमेल को क्या होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और मेनली उनका घर बार देखना चाहिए, और है कि जो उनकी आने वाली जनरेशन नस्लों को बढ़ाना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि जो आर्यंस पैदा हो, क्योंकि वो मानते थे जो नॉर्डिक आर्यंस है, जर्मन आर्यंस है, वो टॉप पे आते रेस में, तो जो जिसकी रेस सबसे अच्छी है तो वो सिर्फ जर्मन आर्यंस को ही चाहते थे कि सिर्फ जर्मन आर्यंस की ही पॉपुलेशन बढ़े। तो गर्ल्स को ट्रेन किया गया कि वो क्या हो, मदर्स बियरिंग बने प्योर ब्लडेड आर्यंस, मतलब कि आर्यन चिल्ड्रन की जो है, आर्यन चिल्ड्रन को पैदा करे, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाए, लेकिन आर्यन की, जर्मन आर्यंस के, है ना, प्योर ब्लडेड होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ कहा गया कि जो भी ज्यूस है या अदर रेसेस है ना, इनसे दूरी बना के रखनी है, मतलब कोई वुमेन जो है वो आर्यन के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती है, और अगर कोई ऐसा करता है, ठीक है, तो उसको पनिश किया जाएगा। पनिश कैसे करते थे? लड़कियों का, वुमेन का सर मुंडवा देते थे और उसको परेड करवाते थे, मुंह पे काला काला पोत देते, काली पोत देते थे, और फिर उनसे क्या करते थे, जो मतलब ब्लैक हेड कहते शायद उसको, है ना, मतलब काला काला चेहरे पे वो ब्लैक कलर लगा के फिर उससे परेड करवाया गया। साथ साथ गले के अंदर प्ले कार्ड्स लगा के उस पर लिखवा दिए जाते थे कि हाँ मैंने अपने देश के साथ धोखा किया, और फिर उसको परेड करवाया जाता था। इस तरह की पनिशमेंट दी जाती थी अगर कोई जो है किसी दूसरे के साथ रिलेशन बना ले,
ठीक है, उनका ये मानना था अगर मान लो कि जीव से शादी हो जाए या कोई आर्यन के सिवा किसी और से शादी होगी तो वो जो उसकी जो जनरेशन होगी, उसकी जो नस्ल होगी वो इम्प्योर होगी, और इम्प्योर को जीने का हक नहीं है, वो अनडिजायरेबल है। ये कंसेप्ट था, ठीक है। और अब जो हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक है हॉलोकॉस्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। इसी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, उसी दौरान उसी फेज में एक और पहलू भी देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या एक सिस्टमेटिक जेनोसाइड है। कहने का मतलब जब आप प्रॉपर क्या करते हो, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, किसी को आप मारते हो। जेनोसाइड का मतलब होता है, आपने सुना होगा पैलेस्टाइन और इजराइल के केस में कि इजराइल जो है जेनोसाइड कर रहा है किसके साथ, पैलेस्टाइन के साथ। ये जेनोसाइड वर्ड है, इसका मतलब तो मास किलिंग है ना। जब बड़े लेवल पे लोगों को मारा जाता है उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। तो ये जो जेनोसाइड का स्टेप था ना, वो सिस्टमेटिक था, वो स्टेप बाय स्टेप था। उन्होंने क्या किया, जिसको भी उन्होंने इन्फीरियर समझा और जिसको भी उन्होंने अनडिजायरेबल समझा, उसके लिए पहले स्टेप क्या किया, उसको एक्सक्लूड किया। एक्सक्लूजन कहने का मतलब यू हैव नो राइट टू लिव एज सिटीजन्स। पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि डायरेक्टली मार नहीं दिया उनको, स्टेप बाय स्टेप गए। पहला क्या था, एक्सक्लूजन, कि मतलब आप रह रहे हो कंट्री के अंदर, लेकिन आप ये मत सोचना कि आप इस कंट्री के सिटीजन हो। मतलब जो नॉर्मली सिटीजन्स को राइट मिल रहे वो राइट आपको नहीं मिलेंगे। मतलब जो यूएस बिजनेस कर रहे थे उसको बाइकआउट किया गया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, और कई से तो उसे मजबूर कर रहे थे कि अपनी जो वो छोड़ के चले जाए। तो जो सिटीजनशिप राइट्स है वो छीन लिया गया, है ना। जो दूसरा प्रोसेस था, पहले स्टेप में क्या है, यू हैव नो राइट टू लिव एज सिटीजन्स, कि तुम्हारे पास रहने का हक नहीं है एज अ सिटीजन्स की तरह। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरे में था घेटोइजेशन। ये पीरियड, ये जो डेट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड स्टेप क्या था, घेटो। ये सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से लोगों को मारा गया, नाजी ने मारा जिनको लगता था कि ये इन्फीरियर है या फिर अनडिजायरेबल है। घेटोइजेशन के अंदर क्या है, कहा कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। पहले कहा कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते एज अ सिटीजन की तरह, अब कह रहे तुम रह ही नहीं सकते हो हमारे साथ, सेकंड स्टेप में। उसकी वजह से आता है घेटोइजेशन। घेटोइजेशन का मतलब होता है जब एक छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, घेटोइजेशन। तो मतलब जो ज्यूस हैं, है ना, जो भी इन्फीरियर ग्रुप्स थे, उनको फोर्स किया गया कि जो क्राउडेड एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, ये है, ये आपका घेटोज है। यहाँ पे कई सारे लोगों को जमा कर दिया कि आप लोग जो इसी जगह रहोगे, उसके सिवा कहीं और नहीं जा सकते। मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग रहते वहां पे आप नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है ना, इसके बारे में। फिर कहा कि एक कंसंट्रेशन कैंप होता है, मतलब जहाँ पे एक लोग जमा हो जाए, मतलब कहने का मतलब उसको कंट्री की मेन जगह से निकाल के कोई एक साइड जो बेकार वाली जगह है, सबको उस तरफ वहां पे अकेले में भेज दिया गया, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप था, पहला क्या था, देखो, यू हैव नो राइट टू लिव एज सिटीजन्स। फिर है यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। पहले आपको एज अ सिटीजन की तरह आप नहीं रह सकते। दूसरा, आप हमारे साथ रह ही नहीं सकते। तीसरा, यू हैव नो राइट टू लिव, कि आपको जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं, ठीक है। देखो, सिस्टमेटिक तरीका। और इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है, एनिहिलेशन, है ना, 1941। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें जेनोसाइड, मतलब यहाँ बड़े लेवल पे लोगों को मारा गया, ठीक है ना। गैस चैम्बर्स में लोगों को जला जला के मारा गया, ठीक है ना। माना जाता है लगभग 6 मिलियन, मतलब 60 लाख ज्यूज को मार दिया गया। और उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया, फाइनल सॉल्यूशन। आई बात समझ में, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो ज्यूस हैं उनके ऊपर कई सारे ना उन्होंने वो लगाए कि ज्यूस जो है, इन्होंने जो जीसस क्राइस्ट है उनको इन्होंने मार दिया। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जिसको भी लोन देते हैं ना। और उसके पीछे रीज़न ना, वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि आप दूसरा काम करने ही नहीं दे रहे थे उसको। जब वो कोई दूसरी बिजनेस कर रहे आप उसको करने नहीं दे रहे, तो उनके पास एक ही काम था जो उनकी जनरेशन से चलती हुई आ रही थी, वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। तो ये चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग बेसिस दे दे के इन्होंने कहा कि इनको जीने का कोई हक नहीं है। और फाइनली इस तरह से 6 मिलियन ज्यूज को मार दी। ये तो रिकॉर्डेड है ना। आप ये भी नहीं जानते अनरिकॉर्डेड कितने लोगों को मारा, है ना। फिर एक सवाल आता है कि सर ये चीज बताओ कि ये बात तो ठीक है आप कह रहे हो इन्होंने मारा, लेकिन दुनिया क्या कर रही थी उस वक्त जब 60 लाख लोगों को मारा या फिर करोड़ों लोग मारे गए। तो दुनिया क्या कर रही थी, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, क्या उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया। देखो, यहाँ पे आता उनका आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। एक चीज और याद है, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कौन थे, गोएबल्स, है ना।
गोएबल्स कौन है? प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, किसके? हिटलर के। इन्होंने कुछ टर्म यूज किए। नॉर्मली आप जैसे अगर मान लो रिपोर्ट जो पब्लिश होती है ना, तो न्यूज में आता है कि जैसे मान लो इतने लोगों को मार दिया गया, तो वहां पे ना टर्म चेंज कर दिया। जैसे मान लो जब लोगों को बड़े लेवल पे मारा जाता था ना, उसके लिए क्या टर्म यूज किया इन्होंने? देखो, स्पेशल ट्रीटमेंट। अब किसी को पता चलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? आज स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब है कि इतने लोगों को मारा गया। अगर कहते हैं कि मान लो 1 लाख लोगों को आज स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई, इसका मतलब 1 लाख लोगों को मारा गया। इसी तरह से इन्होंने टर्म यूज किया फाइनल सॉल्यूशन, मतलब कि ज्यूस को खत्म कर देना। ज्यूस को जो मारा गया उसके लिए क्या टर्म यूज किया? फाइनल सॉल्यूशन। फिर मैंने कहा था जो डिसेबल्ड है, मतलब जो लंगड़े लूले लोग हैं, जो मतलब फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, उनको भी मारा, क्योंकि उनको भी वो कहते थे अनडिजायरेबल है। तो उसके लिए जो टर्म यूज किया यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है कि जब इंसान खुद को मार लेता है अपनी मर्जी से, उसको कहते हैं यूथेनेशिया। लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं मर रहे हो, इसे मारा जा रहा है। इसी तरह से कहा सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हो रहा है भाई? इन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि इन लोगों को चूज किया जा रहा है डेथ के लिए, मारने के लिए। सोचने वाली बात है, देखो उसके प्रोपेगेंडा देखो किस तरह से वर्ड का यूज कर रहे हैं ना, वर्ड के साथ खेल रहे हैं कि वर्ड कुछ और है। कितना डिसेप्टिव वर्ड है कि वर्ड कुछ और है, उसका मीनिंग असल में कुछ और है। उसी तरह से डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई बीमारी है उसको खत्म करना, उसको कम करना। तो इन्होंने कहा जब ज्यूस को मार रहे थे, जला रहे थे, तो उसको लिए इन्होंने क्या टर्म यूज किया? डिसइंफेक्शन। मतलब कि क्या है कि जो इन्फेक्शन थी उसको हम खत्म कर रहे हैं, मतलब उसको इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करते थे, इन्फेक्शन मानते थे, है ना। फिर इवेक्यूएशन। इवेक्यूएशन का मतलब होता है नॉर्मली क्या? जगह खाली कराना। अब उसका मतलब क्या था कि आप उसको गैस चैम्बर्स में भेज रहे हो, मतलब जहां पे आप उसे जाके क्या करोगे? जला दोगे। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। ये पूरा जो आपका इस तरह से हमने देखा किसके बारे में, कि किस तरह से इन्होंने जो रेसिज्म है, जो रेशियल सिस्टम है या रेस हायरार्की है, इसका यूज करके कैसे लोगों को इन्होंने, नाजी ने बड़े स्केल पे मारा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नॉर्मली कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक को फिर क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक्स, हैव अ गुड डे।